सो हाय एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग क्लास 10th में आ चुके हो और क्लास 10th की मैथमेटिक्स की हम इसको पहली क्लास नहीं कह सकते, क्योंकि इसके पहले हमने एक बेसिक क्लास मेरे प्यारे बच्चों ले रखी है। उस बेसिक क्लास में हमने आप सभी को क्लास 10th की जो बेसिक मैथ होती है, जिसकी जरूरत होती है क्लास 10th के बच्चे को मैथ स्टार्ट करने के लिए, वो क्लास हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। कौन सी वो क्लास है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और उनमें से अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे आप लोगों में से हैं कि अगर उस क्लास को नहीं देखा है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम इस क्लास में ऐसे आपको पढ़ाने वाले हैं, इस तरीके से शुरुआत करने वाले हैं कि आपको 1% भी कोई समस्या नहीं होगी। आज इस अपनी कक्षा 10 की पहली क्लास में हम आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैथमेटिक्स कवर करके देने वाले हैं। बहुत सारा पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि हमारी मैथमेटिक्स में टोटल 14 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर हमारे पास वास्तविक संख्या, दूसरा बहुपद, तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, फिर उसके बाद द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी या त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, और 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय, और उसके बाद 9वां त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, और 10वां चैप्टर वृत्त, और 11वां वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, 12वां आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों फिर हमारे पास आती है सांख्यिकी, और उसके बाद प्रायिकता। ये 14 चैप्टर हम लोगों को कक्षा 10 में पढ़ना है। लेकिन बच्चों, मेरी बात को पहले बहुत ध्यान से सुनना। मैं आप सभी को जितना जितना पढ़ाता जाऊंगा उतनी उतनी सारी चीजों को पहले हमारे साथ में कवर करना है। हमारे साथ देखते देखते बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब हर सब्जेक्ट की जिम्मेदारी आप ज्ञानोदय पर छोड़ दीजिए। जैसे जैसे आपको पढ़ाया जाए, जैसे जैसे हम लोग चीज़ों को डिस्कस करके दें आपको, बस वैसे वैसे हमारे साथ में चीज़ों को कवर करते रहिएगा और हर चीज़ आप सभी की बहुत अच्छी तरीके से जो है वो पूरी हो जाएगी और बहुत बेहतरीन तरीके से आप चीज़ों को कवर कर पाओगे। एक बार मुझे ये बता दो, क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है और क्या आप लोग हमें सुन पा रहे हो? क्या एक बार फटाफट से बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि कुछ हमारे पिछले वर्ष के बच्चे आ चुके हैं जो इस बार कक्षा 11 में गए हैं। उन लोगों ने शायद हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, कृपया पिछला वीडियो देख लीजिएगा तो आपको हर एक जानकारी मिल जाएगी। तो बच्चों, अध्याय 1 हमारा वास्तविक संख्या, हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें बच्चों चैप्टर की, तो इस चैप्टर में हमारी 2 एक्सरसाइज हैं। अब सभी को सबसे पहला एक काम करना है, जितने बच्चे भी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, जो बच्चे हमें सुन पा रहे हैं, जो बच्चे हमें देख पा रहे हैं, पहला काम आप क्या करेंगे, अभी हमारे साथ में पढ़ने से पहले आपके पास मेरे बच्चों एक कॉपी होनी चाहिए। अभी चाहे वो रफ ही हो, कोई बात नहीं, चलेगी। और उसके बाद एक पेन हमारे पास होना चाहिए काला, और एक पेन हमारे पास होना चाहिए बच्चों नीला। 2 चीजें लेकर के बैठना और जितने कॉन्सेप्ट्स हम बताते जाएं उनको पहले एक बार समझते जाना। अब मैं आपको एक मैथमेटिक्स की एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं, एक छोटी चीज बताना चाहता हूं, ताकि आप लोग, अगर कोई बच्चा गणित में कमजोर है तो वो कैसे स्ट्रांग हो सकता है। देखो मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। गणित की एक छोटी सी बात होती है कि जब टीचर आपको पढ़ाता है तो कम से कम आपको 10% समझ में आता है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप टीचर के पढ़ाने से आपको 10% समझ में आ रहा है, मतलब आप सीख रहे हो। लेकिन जब 10% आप टीचर से सीखोगे, यानी कि अध्यापक से सीखोगे, उसके बाद उसी सवाल को जब आप घर में खुद से लगाओगे, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, जब उसी सवाल को आप घर में खुद से लगाओगे तो 90% हो जाएगा। यानी मेरे बच्चों, मैंने क्या कहा? मैंने कहा सेल्फ प्रैक्टिस, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, खुद से आप जब तक अभ्यास नहीं करोगे तब तक चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आपको खुद से क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद जब खुद से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चले जी, बिना देर किए हुए तो फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर ये वाला डोर बंद कर दीजिएगा प्लीज। तो इसमें 2 एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर के अंदर। पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1, जिसके अंदर हम लोग गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरी एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण, ये हम लोग इसके बाद यहाँ पे हम लोग चीजें को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलो जी शुरू करते हैं।
उससे पहले बता दें कि अगर आपने ये वाला हमारा लेक्चर नहीं देखा होगा तो प्लीज जरूर देख लीजिएगा। हाँ देख लिया बीवीएम, मैंने आपकी तरफ भी देख लिया। अब मैं सारे बच्चों से बोलना चाहूंगा कि नाम के लिए नहीं, अपने पढ़ने के लिए पढ़ना है और हमारे साथ में चीजों को कवर करना है। अगर हम बात करें तो हमारी पहली एक्सरसाइज में इतने सारे सवाल हैं जो कि हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कक्षा 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलिए कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे जो है एक काम करेंगे कि आंसर लिखना शुरू करेंगे। ठीक, हमारे साथ में आंसर लिखना शुरू करेंगे। जितनी चीजें हम लिखते जाएं उनको बढ़िया से लिखना, बढ़िया से आप लोग क्या करोगे, लिखना शुरू करोगे हमारे साथ। लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करके बता दो। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो यहां लिखा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में व्यक्त करके बताओ। तो पहले हम समझते हैं कि क्या अंतर होता है हमारे पास गुणनफल में या गुणनखंड में, और क्या अंतर होता है अभाज्य गुणनखंड में, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल डीप में पढ़ाऊंगा क्या डिफरेंस होता है गुणनखंड में और अभाज्य गुणनखंड में। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या अंतर होता है। चलो देखो, इसको बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में फैक्टर, फैक्टर कहा जाता है, और इसको कहा जाता है प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड। चलो देखो अब गुणनखंड, जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं। मैंने कहा आपसे, मैंने कहा 30 के आप गुणनखंड करके दिखा दो। आपसे मैंने क्या बोला, मैंने कहा 30 के गुणनखंड करके दिखा दो। तो आपने क्या किया, बहुत प्यार के साथ समझना, आपने 30 लिखा और आपने इसको पहले 2 से काटा और आपने कहा सर देखो 15 आ गया। ठीक, या आपने क्या किया, आपने 30 लिखा और आपने कहा सर देखो इसको हम 3 से डायरेक्ट काट देंगे सर 10 आ जाएगा। या आपने क्या लिखा, आपने लिखा कि सर देखो 30 है, हम इसको 5 से काट देंगे तो सर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कुल मिला के 30 के गुणनखंड आप जरा गौर से देखो तो आप देखोगे कि आप 2 गुणे 15 भी लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं बताओ, लिख सकते हो। आप चाहो तो 5 गुणे 6 भी लिख सकते हो। पहले मेरी बात को समझने का प्रयास करना, मैं बिल्कुल घोल के पिलाने वाला हूं। और उसके बाद चाहो तो 3 गुणे 10 भी लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बात। इसी तरीके से आप चाहो तो 6 गुणे 5 लिख सकते हो। लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। ऐसे लिखा जा सकता है। यानी आप इस तरीके से 30 के गुणनखंड कर देंगे। लेकिन जब बात आती है अभाज्य गुणनखंड की, वहां पर हमें क्या करना होता है, वहां पर हमें ध्यान रखना होता है कि जब हम गुणनखंड कर रहे हो तो उसमें केवल अभाज्य संख्याएं आनी चाहिए। तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो बताओ क्या आएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। फिर हम इसको 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और फिर उसके बाद 5 एकम 5 होगा। यानी अगर अब हम 30 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे बेटा तो क्या होगा, 30 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, समझने का प्रयास करिएगा, तो 30 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा, 2 आएगा, गुणे में 3 आएगा, और उसके बाद गुणे में हमारे पास क्या आएगा, गुणे में 5 आएगा। बताओ क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई। तो ये अंतर होता है, ये अंतर होता है इन दोनों में। क्या अंतर होता है कि अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में क्या अंतर होता है, वो हमने आप सभी को डिस्कस करके दे दिया। क्या गुणनखंड मतलब सर कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कि भैया 15 गुणे 2 30 हो गया, 5 गुणे 6 हो गया, 30 गुणे 10 गुणे 3 हो गया। मतलब मैं आप सभी को ना एकदम डीप में पढ़ाने वाला हूं, कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि देखो टॉपर बनने के लिए ना हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को जानना होता है, और छोटी छोटी चीजें आपको ज्ञानोदय पर हमेशा मिलती रहेंगी बच्चों। क्या यहां तक सारे बच्चों को मजा आया? अगर आया तो एक बार फायर वाली इमोजी बोलो जल्दी से। क्या सारे बच्चों को यहां तक क्लियर ना, बढ़िया से। चलो जी, अब हमारे पास यहाँ कुछ सवाल लिखे हैं। जैसे लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को आप लिख करके दिखा दो। जिसमें पहला सवाल है हमारे पास 140। तो पहला सवाल मैं बताता हूं, पहला सवाल क्या है, 140। तो 140 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 140 के अभाज्य गुणनखंड। अब आप सोच रहे होंगे अरे सर इतना छोटा सवाल क्या बोर्ड के एग्जाम में आता है? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। मैं अभी बताऊंगा कैसे आता है, पहले मेरी चीजों को समझने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 140। अब मैं देख पा रहा हूं कि पीछे इसके 0 है ना, तो मैं इसको 2 से काट सकता हूं क्योंकि यह एक सम संख्या है। ठीक, तो 2 से काटेंगे बच्चों कितना आएगा, 70 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। केशव राठौर, आर्यन, अंशिका, चारू, विवेक, कृतिका, आंचल, दीपक,
दुआ। बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, फिर बेटा 35 आएगा। फिर हम इसको क्या 3 से काट सकते हैं? नहीं, हम इसको 5 से काटेंगे। 5 सते 35। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास आया 2 गुणे में 2 गुणे में फिर हो गया 5, फिर गुणे में कितना हो गया 7, यानी 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 और 20 सत्ते 140। क्या यहां तक सारे बच्चों को बढ़िया से क्लियर? जल्दी बताओ। बढ़िया, मजा आ गई एकदम। चलो, तो इसी तरीके से हमने ये काम कर लिया। अच्छा, दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं सर क्या डेली 6 बजे क्लास चलेगी? तो देखो बेटा, मेरी बात को बहुत प्यार के साथ समझना। यूट्यूब पर डेली 7 बजे आपको क्लास मिला करेगी, लेकिन चूंकि अभी हम लोग यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की शक्ति बैच की फ्री क्लास चला रहे हैं। मतलब जैसे अभी आप ये क्लास देख रहे हैं तो ये शक्ति बैच की फ्री क्लास चल रही है। तो अभी ये 4 दिन तक लगातार आपको शक्ति बैच की 4 से 5 दिन तक आपको लगातार शक्ति बैच की फ्री क्लास मिलेगी। जैसे एक एक क्लास हो जाएगी फिर YouTube पे डेली शाम को 7 बजे क्लास हुआ करेगी और ऐप पर शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक क्लासेस हुआ करेंगी। ठीक, तो क्योंकि इसके पहले आप स्कूल जाओगे, फिर आपका जब संडे हुआ करेगा तो शक्ति बैच के ऊपर टेस्ट हुआ करेगा। कैसे हुआ करेगा सब मैं बताता ही हूं। चलो, अब हम ध्यान से देखेंगे तो हम लोग 156 के गुणनखंड करेंगे। 156 किससे काटेंगे बताओ? पीछे सम संख्या है तो 2 से काट दिया। टाइप करके बताओ, देखते हैं किसका सही होगा। फिर उसके बाद 2 सत्ते 14 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर उसके बाद 2 से काटेंगे, 2 3 6 हो गया, 2 9 18 हो गया। फिर 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 त्रिक 9 हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास 13 हो जाएगा। यानी मैंने क्या देखा? मैंने देखा 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 गुणे 13 156 होगा। यानी सर 2 गुणे 2 और गुणे में 3 और गुणे में 13। अब सुनो, बोर्ड के एग्जाम में ना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बड़ा ही छोटा सा सवाल आता है। और क्या आता है मैं बताता हूं। इंपॉर्टेंट अगर हम ध्यान से देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, मान लो ठीक, ये लिखा हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अगर हम चाहें तो हम एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो ध्यान से समझना, क्योंकि जानकारी जब होगी तभी तो कर पाओगे चीजों को। अगर हम चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? 2 लिखा है 2 बार, यानी 2 की घात 2, और फिर 3 लिखा है 1 बार, और फिर 13 लिखा है 1 बार। तो एक हम घात नहीं लगाते कभी भी। क्यों? क्योंकि किसी की घात 1 होगी तो वैल्यू वही होगी। जैसे 13 की घात 1 मतलब 13। समझ गए? तो ये बात बहुत प्यार से आपको समझ में आ रही होगी। क्या यहां तक सारे बच्चों को बढ़िया से क्लियर? वेरी गुड। तो शिवांशु, विशाल, आर्यन, रोशन यादव बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर, थैंक यू रोशन। शबा, जानसी कल आप अंग्रेजी वाली क्लास में बहुत स्पैमिंग कर रही थी, मैं कमेंट देख रहा था। सर ये वाली क्लास वहां भी चल रही है, आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रही थी जानसी, अब रोज पढ़ाई पे फोकस करिएगा। चलो, तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया। यानी हम इसको या करके ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे अभी मैंने आपको बताया। ओके, ऐसे भी लिखा जा सकता है। चलो, तो ऐसे में चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना? बहुत बढ़िया से। अब यहां तक पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरा सवाल देखो, 38 25। देखते हैं सबसे पहले कौन फैक्टर करके दिखाता है 38 25 के। देखते हैं सबसे पहले फैक्टर कौन करेगा। 38 25 के गुणनखंड सबसे पहले कौन करेगा, देखते हैं। 38 25 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा 38 और 25 के अभाज्य गुणनखंड। चलो, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 38 25। अब देखो पीछे ना कौन सी संख्या आ गई? 5। और जब पीछे 5 आ जाता है ना तो अब प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अब ये 2 से नहीं कटने वाला। अभी किससे कटेगा? या तो 3 से कट सकता है या तो 5 से ही कटेगा। 5 से तो कटेगा पर पहले उसके 3 आता है, तो 3 से चेक करते हैं कैसे होगा। देखो, आप पहले 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा उसको हम लोग चेक करेंगे। ठीक, तो हमने क्या कहा, 3 और 8 जोड़ के कितना होता है? 11। 11 में हम लोगों ने 2 जोड़ दिया, कितने हो गए? 11 में 2 जोड़ दिया हम लोगों ने 13। 13 5 कितने हो गए? 18। और 18 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब अगर इन सभी संख्याओं को हमने जोड़ा और जोड़ने के बाद ऐसी संख्या मिलती है जो 3 से डिवाइड हो जाती है, तो हम बोल देंगे हाँ जी ये 3 से कट जाएगी। चलो भाई, तो इसको 3 से काटते हैं। 3 एक कम 3, फिर 3 दूना
6 हो जाएगा, 2 बचा, देखो 2 बचा ना, तो 2 2 मिला के 22। तो सर यहां हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद 1 बचा, 3 पची 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटो जरा, कटेगा क्या चेक करो, 3 चौको 12 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, है ना। देखो 3 चौको 12, फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 पची 15 हो जाएगा। हो गया क्या, अब 3 से कटेगा तो 4 2 6, 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे कितना हो गया, 40 हो गया। और सर 2 बचा, फिर 55 25, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा, एक बार फटाफट से बताओ सर। उसके बाद आएगा 5 और फिर आएगा हमारे पास 17। तो सर इस तरीके से ये हमारे पास हो जाए, ठीक। तो क्या आएगा आंसर बताओ, 3 आया एक बार, 2 बार, 5 आया एक बार, 2 बार, और फिर उसके बाद आया 17। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे में हम लोग 17 की घात 1, क्या ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, शुभम यादव, अमन मौर्य, है ना, कशिश उपाध्याय, प्रभात, विजय, अंजलि, सुप्रिया, लोकेश, अर्णव और हिमांशु। बढ़िया बेटा। एक कुछ बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं क्या यूट्यूब पे सारे बच्चों का रविवार को टेस्ट होगा क्या। बेटा देखो यूट्यूब पे हम कैसे टेस्ट ले सकते हैं, आप स्वयं बताएं हमें। यूट्यूब पर ऐसा कोई फीचर ही नहीं आता, ऐसा टेस्ट वाला फीचर तो केवल ज्ञानोदय के गुरुजी ऐप पर आता है ना। टेस्ट कैसे लेंगे बताओ हम, है ना, कैसे टेस्ट लेंगे भाई। अगर हम लाइव क्लास लेकर के टेस्ट लेंगे तो तुम लोग में से नकल हो जाएगी, है ना। चलो 5005 अब ये करना है, और 74 29 ये करना है। चलो मेरे साथ में करना है, फटाफट से बताओ, देखते हैं कौन बताएगा। अब इसको तुम टेस्ट की तरीके से लो, देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। जो सबसे पहले बताएगा उसी का नाम लेने वाला हूं मैं। फटाफट से बताओ 5005, 1 2, कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि हर एक सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और आप लोग में से सारे छात्र छात्राएं इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी सवाल को हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि हम होमवर्क बहुत सोच समझ के देंगे। अगर हम आपको होमवर्क देंगे ना तो अपनी तरफ से बना के देंगे। जो किताब के प्रश्न होंगे वो हम एक एक सॉल्व कराएंगे बैच के अंदर, एक एक सवाल, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, पूरी किताब के हर एक सवाल को कराएंगे। क्योंकि बेटा एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। और वो चीज हमेशा याद रखना कि जब तक मेरे प्यारे बच्चों हम एक एक सवाल नहीं कराएंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। समझ गए ना, बढ़िया। यहां तक सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आ गया। चलो तो सर 5 इसके हम लोग गुणनखंड करते हैं। कैसे गुणनखंड करते हैं, अभाज्य। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा 5005 के अभाज्य गुणनखंड। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा, देखते भैया कौन बताने वाला है। तो सबसे पहले 5005, क्या कोई बच्चे बताने लगे। अरे वाह, हमारे बच्चे तो बताने लगे। अब देखो 3 से नहीं कटने वाला, क्योंकि 5 5 10 होता है, 10 जो होता है वो 3 के पहाड़े में नहीं आता है। इसका मतलब 5 5 जोड़ने पे 10 आ रहा है, तो 3 के पहाड़े में 10 नहीं आता। तो 5 से ही काटो, 5 एकम 5, फिर 0 0, फिर 5 एकम 5। फिर उसके बाद क्या हम इसको 5 से काट सकते हैं, नहीं, क्योंकि पीछे 1 है। तो अब ये 3 से भी नहीं कटेगा। तो इसके बाद आता है 7, 7 से चेक करो कटेगा। तो देखो 7 एकम 7, और उसके बाद बचा 3, और हो गया हमारे पास 30। 7 चौको 28, फिर बचते हैं 2, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 7 21 हो जाता है। तो सर ये तो कट गया। अब 7 से नहीं कटने वाला, क्योंकि देखो 7 दूनी 14, फिर 3 कहां जाएगा। तो सर अब किससे काटें, अब 7 के बाद आता है हमारे पास 8 पर। 8 से नहीं कटेगा, क्योंकि 8 कोई अभाज्य संख्या नहीं है, और हमें अभाज्य संख्या लानी है। तो फिर क्या करें, 9 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 10 भी नहीं है। 11 से चेक करते हैं। 11 एकम 11, एक बार में जाएगा, 3 बचेगा, 11 33 हो जाएगा, फिर 13 जो होगा वो 13 से कट जाएगा। इसका मतलब सर ये आया 5 गुणे में 7 गुणे में 11 गुणे में 13। अब कोई बच्चा पीछे से खड़ा होकर के चिल्ला रहा है, तेरा छल जी एक बात बताइए, क्या अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या। हमने कहा नहीं बेटवा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो भैया इसमें डबल डबल कोई है ही नहीं, तो हम कैसे इसको घातों में लिख सकते हैं। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया, बढ़िया। सर आप हमारा नाम नहीं लेंगे, लगता है आप हमसे गुस्सा हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, है ना। अब इतने सारे हजारों की संख्या में बच्चे हैं, तो सबका नाम तो नहीं लिया जा सकता है एक बार,
टी शर्ट चीर के दिखाऊं क्या? यहाँ सबका नाम लिखा है। चलें, बहुत बढ़िया। चलो, तो यहां तक समझ में आया। अब अगला वाला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला बोर्ड के एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें अगर मैं MIMP लिख दूं, तुम समझ जाना कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। क्या है? 74-29। 74-29। तो पांचवा जो सवाल है वो कौन सा है? 74-29 के अभाज्य गुणनखंड। किसके बेटा? 74-29 के अभाज्य गुणनखंड। देखते हैं 74-29 के अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले कौन बताता है। तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा 74-29। क्या ये 3 से कटेगा? चेक करके देखो, 3 से काट के देखते हैं। ये हो जाता है 7 4 11। 11 में 2 जोड़ दिया, हमारे पास कितने हो? 11 में 9 जोड़ दिया, 20। 20 2 22। 3 से नहीं कटेगा। तो सर किससे काट के देखें? 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटने वाला, क्योंकि 5 से होता तो पीछे 0 और 5 होता। सर अब क्या करें? 7 से करें क्या? 7 एकम 7, 7 छंग 42। 7 से भी नहीं कट रहा क्योंकि 9 है पीछे। ठीक, नहीं कट रहा है भैया। अब क्या करें सर? अब 7 के बाद फिर 11 से चेक करते हैं। 11 छक्का 66। 11 से करके देखो, 11 छक्का 66। फिर उसके बाद हमारे पास कितने बचते हैं? 8। 82 हो गए। 11 सते 77। अभी भी नहीं कट रहा है, 11 से भी नहीं कट रहा है। तो 13 से देखो, 13 25 65। सर हमें पता है 17 से कटेगा, लेकिन हम तो खिलवाड़ करेंगे ना। 13 25 65, 9 बचा, 92 हुआ, 13 सत्ते 91 हो जाता है। फिर एक बच्चे का नहीं कटेगा जी, 17 से कटेगा। ये 17 से कटने वाला है भैया। तो देखो 17 चौको 68, 4 बार में गया। कितने बचे? 6 बचे और मिला हो गए 62। फिर 17 को करेंगे, फिर से 17 से काटेंगे। 17 क्या 51, 3 बार में जा रहा है हमारे पास। 17 या 51। तो हमने क्या किया? देखो सबसे पहले हमने लिखा 74-29 ताकि आपको समझ में आए। ठीक, हमने इसको 17 से काटा तो देखा 17 चौको 68 हो गया हमारे पास। सर हमारे पास 6 बचता है। फिर 17 या 51 हो जाता है हमारे पास। सर हमारे पास बचता है घटाने के बाद ये, है ना, ये हो जाता है हमारे पास। फिर इसको 17 से काटेंगे हम लोग। फिर हम लोग इसको 17 से काटेंगे। अब क्या होगा सर? अभी सर कैसे करेंगे? तो 17 से काटेंगे तो ये 7 बार में जाएगा। ठीक, तो सर 7 बार में गया। अब हम इसको 17 से काट लिया। अब इसको ये 17 से अब नहीं कटने वाला, क्योंकि सर 17 गुणे 17 अगर करते हैं तो सर हमारे पास आता है 289। सर ये नहीं कटने वाला 17 से। तो अब हम लोग इसको 17 के बाद आता है 19। 19 से करके देखिए, 19 दूना 38। बचता है हमारे पास कितना? 57। समझ में आ रही बात? अब सर 57 हो गया, 19 यहाँ कितना होता है? 57 होता है। सर इसीलिए ये हमारे पास क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्यों 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 इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें 17, 19 और 23 बड़े बड़े नंबर आते हैं, जिसकी वजह से ये सवाल क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बताओ, क्या ये सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आ गया? किसी बच्चे को यहां तक कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो एक बार प्लीज जरूर बताओ। क्या यहां तक सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आया? सर ऐप पर 2027 का बैच कब से स्टार्ट होगा? बेटा स्टार्ट हो चुका है। हम लोगों ने 1 अप्रैल से ही क्लास स्टार्ट कर दी है। कक्षा 6 अप्रैल से हम एक प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें शाम को 4 बजे से क्लासेस शुरू होंगी, क्योंकि उसके पहले आपका स्कूल होता है। जब विंटर होगा तो हम लोग मॉर्निंग में भी क्लास करते हैं। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आया? सर कल जी, हाँ, ऐसे ही बोर्ड के एग्जाम में लिखना होगा। एक बच्चा कह रहा है सर कल कक्षा 11 की क्लास करवा दो यूट्यूब पर। अच्छा ठीक है, 6 तारीख से क्लासेस कक्षा 11 की भी शुरू हो जाएंगी बेटा। ठीक, चलो अब तो ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। ऐसे ही आपको सवाल करने हैं। अब मैं ना एक सवाल आपको एक्स्ट्रा देता हूं और एक्स्ट्रा पूछता हूं, देखते हैं आप बता पाएंगे कि नहीं, है ना। ये सवाल 2027 की बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं कराने जा रहा हूं। और बेटा ये आज तक का रिकॉर्ड है कि जो सवाल सर ने बोर्ड पे इंपॉर्टेंट बताया वो परीक्षा में आया। जस्ट 10 महीने बाद आपकी बोर्ड परीक्षा है। आपको 10 महीने का समय मिलता है, यानी 300 दिन है आपके पास लगभग अभी। और 300 दिन पहले, बोर्ड परीक्षा की 300 दिन पहले से शिवम सर ने आज से शुरुआत कर दी है बोर्ड पेपर के क्वेश्चन हैक करने की। पहला सवाल आपकी नजरों के सामने लिखने जा रहा हूं, जो तुम्हारी 2027 की बोर्ड परीक्षा में रखा हुआ होगा। चलिए लिख लीजिए सवाल।
सवाल ये है हमारे पास कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में बताइए जल्दी से क्या होगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 144 के अभाज्य गुणनखंड में संख्याओं अभाज्य गुणनखंड में संख्याओं की घातों का योगफल। ये कौन सा सवाल पूछ लिया। घातों का योगफल क्या होगा, घातों का योगफल क्या होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा, और अगर बता ले गए तो समझ लो कि तुम्हारी तैयारी शुरू हो गई। ठीक, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। पहले तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे अरे छल ये कौन सा प्रश्न निकल आ रहे हो, हमको तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। चलो देखो मेरी बात को समझने का प्रयास करो। 144 यानी कि 144 हमने लिखा 144। ठीक, लिख दिया जी, बढ़िया से समझ में आया। फिर उसके बाद कुछ बच्चे 6 चिल्ला रहे हैं, गलत बाबू। देखो इधर 144 करें, अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं उनमें जो संख्याएं आती हैं उनकी घातों को जोड़िए, बताइए कितना आएगा। तो पहले तो मैं इसको अभाज्य गुणनखंड करूं, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। फिर मैंने 2 से काटा, ये हो जाता है 36। फिर उसके बाद मैंने 2 से काटा, ये हो जाता है 18। फिर मैंने इसको 2 से काटा, ये हो जाता है 9। और फिर उसके बाद मैंने 3 से काटा, तो सर ये हमारे पास 3 3 त्रिकोण 9। अब मैंने देखा हमारे पास 144 के जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं वो आ रहे हैं कितनी बार लिखा है, 4 बार लिखा है। देखो 1 2 3 4। सर उसके बाद 3 कितनी बार लिखा है, सर 1 और 2 बार लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सर इसके अभाज्य गुणनखंड हो गया। लेकिन गुरुदेव घातों का योग तो बताओ। तो सुनो जरा ध्यान से, घातों का योगफल देखो, मेरी क्लास में आप कभी भी बोर नहीं होंगे। ठीक, घातों का योगफल, मैं चाहे कितनी भी तकलीफ में रहूंगा लेकिन हमेशा हंसाता रहूंगा, बीच बीच में आपको हंसाता रहूंगा, मजा दिलाता रहूंगा। घातों का योगफल, अब घात कितनी आ रही है, ये आ रही है 4 और ये आ रही है 2। इसका मतलब 4 में जब 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6। सर एक बात बताइए, अभी तो आप कह रहे थे 6 गलत है बाबू। हम आपका टेस्ट कर रहे थे कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। जिन लोगों ने मेरे ये कहने पर कि 6 गलत है बाबू, ये कहने पर अपना आंसर बदल दिया होगा, उन लोगों को एक सीख देना चाहता हूं कि जब बोर्ड परीक्षा में आपका पड़ोसी बोले कि ई नहीं ई आंसर होगा, तो उस पर विश्वास न करके अपने कर्मों पर, अपने ब्रेन पर विश्वास रखना। बताओ किसने किसने अपना आंसर बदल दिया था मेरे कहने पर, किसने किसने आंसर बदल दिया था। जिसने भी मेरे कहने पे आंसर बदल दिया था वो सारे लोग संभल जाएं, ये ज्ञानोदय है भैया, यहाँ ऐसा ही होता है लाला। समझ गए बढ़िया से, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, मस्त समझ में आ रहा है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आ गई ना इतनी बात समझ में। चलो तो यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई समस्या होगी, आंसर हमको पता चल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के आप HCF और LCM ज्ञात करिए और इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। अच्छा, तो मैंने पहले ना आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूं, और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे HCF और कैसे LCM ज्ञात करते हैं। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि हम आपको बेसिक वाली क्लास में बता देंगे। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बताओ। बढ़िया जी, चलो तो अब ना हम सवाल ही सीधे शुरू करेंगे। पहला सवाल है हमारे पास, और मैं पहले यहां से लेकर के
यहां तक बताऊंगा और फिर आगे बताऊंगा। तो अभी घबराओ मत, पहले मैं इतना मुझे बताने दो, ठीक। चलो, तो हमारा पहला सवाल है 26 और 91। तो पहला सवाल हमारे पास कैसे बोर्ड एग्जाम में करना है, बहुत ध्यान से समझना। क्या लिखा है? 26 और 91। तो हम लोग लिखेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड। करने का तरीका देख लो ध्यान से। 26 के अभाज्य गुणनखंड, अगर हम 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले हम इसको 2 से काटेंगे, 2, फिर उसके बाद क्या होगा? 13 होगा, क्योंकि 13 दूना 26 होता है। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? बहुत बढ़िया सर। मेरे भैया कह रहे थे कि आपने इस साल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया है क्या, भाज्य अभाज्य वाला? बेटा सब बताया जाएगा। कृष्णा कुमार द्विवेदी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृष्णा जैसे नटखट चीजें मत करो बेटा। कल आप अंग्रेजी की क्लास में भी यही कर रहे थे। थोड़ा शांति बनाए रखो, 2-4 दिन पढ़ो मेरे लाल, तभी तो मजा आएगा ना जी। हैं बताओ, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुणे 13। फिर उसके बाद हम 91 के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 91 के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम 91 के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 91 के अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों देखो, 91, 13 सत्ते क्या होता है? 91। इसका मतलब सर 91 के गुणनखंड में आएगा हमारे पास 7 गुणे 13, 13 सत्ते 91। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? बिल्कुल आएगा। ये जो काम है ये बगल में रफ कर लेना, अगर कोई दिक्कत हो कोई समस्या नहीं। एक समझ गया? चलो, एक बच्चा कह रहा सर प्लीज स्माइल कीजिए। तुम्हारी स्पेलिंग अगर स्माइल की सही हो जाएगी तो मैं स्माइल कर दूंगा। चलो देखो जरा ध्यान से, HCF SCF कैसे निकलेगा? कैसे निकाला जाता है? देखो, सबसे पहले गुणनखंड कर लिया जी, कर लिया जी। अब देखो क्या करेंगे, देखेंगे इनमें कॉमन कौन है। तो हमने देखा 13 हमारे पास क्या रहा है? कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या होता है सर? हमको नहीं आता है। अब कक्षा 10 में आ गए लेकिन हमको कॉमन का मतलब नहीं आता। अरे देखो लल्ला, कॉमन अंग्रेजी में कॉमन ऐसे बोलते हैं, और कॉमन को हिंदी भाषा में कहा जाता है उभयनिष्ठ। ये बात अगर नहीं पता होगी तो पता कर लो, है ना? समझ में आ गई ये बात? तो सर 13 हमारे पास क्या हो जाता है? कॉमन हो जाता है। बोलो मजा आई? 13 क्या हो गया? कॉमन। और सर इसके अलावा अगर कोई कॉमन मिलेगा तभी तो हम उसको गुणे में लिखेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। इसका मतलब सर 13 कॉमन था, बस 13 लिख लिया। लेकिन सर एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 और उसके बाद यहाँ पर 3 या ऐसे कुछ लिखा होता तो भी तो कॉमन नहीं है। लेकिन मान लो यहाँ 2 होता तो सर 2 और 2 दोनों कॉमन हो जाता। बोलो समझ गए? तो सर हमने क्या देखा कि सर हमारे पास 13 कॉमन मिला, यानी SCF 13 हो गया। अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम मतलब क्या होता है? SCF का मतलब होता है मां शाह, है ना? समझ गए? और इसका मतलब क्या होता है? ला शाह, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। अब देखो सर एलसीएम कैसे निकालते हैं? 13 हमारा जो कॉमन है, पहले हम ऊ लिख लिया भैया हमने। फिर उसके बाद हमने देखा 2 और 7 बच गया, और जो बच जाएगा उसको फिर से लिख देंगे एक एक बार। तो सर ये हमारे पास बच गया। अब इसको गुणा करो, गुणा करो जी। तो देखो 13 दूना कितना? 26, 26 गुणे कितना हो गया? 7, 7 छंग 42, और हासिल कितने हुए जी? 4। फिर 7 दूनी 14, और उसके बाद 14 और 4 जोड़ दिया, कितना हो गया? 182। यानी गुरुदेव आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो हमको सिखा दिया कि कैसे एचसीएफ निकालते हैं और कैसे एलसीएम निकालते हैं। लेकिन सर पता है कभी कभी हमसे गलती हो जाती है। नहीं होगी, गणित कहती है कि मुझे जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे मैं उतना ज्यादा आपके दिमाग में सेट होती जाऊंगी। समझ रहे हो? उतना ज्यादा मैं आपके दिमाग में सेट होती जाऊंगी। चलो अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो, है ना? सर आप मेरे मैसेज नहीं देखते हैं, मैं आंसर बताती हूं तब भी। ओके जानवी, मैंने आपका मैसेज देख लिया बेटा, है ना? चलो मैं सबका मैसेज देखता हूं, लेकिन बार बार नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है ना। चलो अब मेरी बात को समझो। जैसे अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, मैं आपको बोलूं आपके घर में 4 लोग रहते हैं, मेरी छोटी सी बात सुनना फिर देखना मैथमेटिक्स कितना आएगी।
मैंने कहा आपके घर में 4 लोग रहते हैं, ये आपकी मम्मी है, ये आपके पापा हैं, और ये आपका शैतान भाई है। ठीक, आपके घर में इतने लोग रहते हैं। ठीक, इतने लोग रहते हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं इस 3 चेहरे के अलावा कोई नया चेहरा मैं आपको दिखाऊं और मैं आपसे पूछूं क्या आप इसे पहचानते हो, तो आपका सवाल क्या होगा? नहीं सर, आज तक तो हमने इसको देखा ही नहीं। यही तो बोलोगे। तो अब वही चीजें इधर समझो। ये मम्मी है, ये पापा है, और उसके बाद ये कौन है? आपका भाई है। अब कोई नया सवाल मैं रख दूं, मैं पूछूं क्या ये तुम कर पाओगे? नहीं सर, क्योंकि इसे हमने आज तक देखा ही नहीं। सेम यही चीज होती है जब हम लोग किसी भी एक नए सवाल को देखते हैं तो हमें लगता है आज तक तो मैंने इसको देखा ही नहीं, हमने सॉल्व ही नहीं किया। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सवालों का अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। ये सीख जो मैंने अभी दी है ना आपको, ये जीवन भर याद रखना। अगर आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से सॉल्व करना है तो ऐसे ही आपको चीजें करनी होगी। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आया? सर क्लास 10th में हमें लगभग कितने घंटे पढ़ाया जाएगा? ये सारी जानकारी हम आपको जब कल शाम को 4 बजे वाला लेक्चर किए थे ना, उसमें हमने दे दिया था। चलो, अब ना हमारी बात को बहुत प्यार के साथ समझना। एक मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं एंड फॉर्मूला भी बताने वाला हूं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला। चलो मेरी बात को समझना। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास 2 संख्याएं हैं, है ना, यदि हमारे पास क्या हो, यदि ए व बी तो क्या हो, 2 संख्याएं हो। ठीक, ए और बी 2 क्या हो, हमारे पास संख्याएं हो। ए और बी क्या हो, 2 संख्याएं हो, और मैं इन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लूं। देखो कितनी अच्छी बात है कि अभी सेशन शुरू हुआ है, आज मैं गणित की पहली क्लास लेकर के आया हूं और हमारे साथ हजारों की संख्या में, यानी संख्या 1000 पार हो गई। ये कितनी बड़ी बात है बेटा ना, यानी जानते हो, इसीलिए बच्चे ट्रस्ट करते हैं इसके ऊपर, ज्ञानोदय पर, है ना। तो हमने क्या कहा कि यदि ए और बी 2 संख्याएं हैं तो हम कैसे लिखेंगे? देखो जरा ध्यान से, हम ऐसे लिखेंगे कि पहली संख्या, यानी हमने पहली संख्या लिखी यानी ए, और फिर हमने लिखी दूसरी संख्या। सुनते जाना क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, हम इन दोनों संख्या को गुणा कर दें और हम इन दोनों संख्या का मासा और लासा निकालें, यानी इनका हम मासा निकालें, यानी महत्तम समापवर्तक निकालें। अच्छा, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो शक्ति बैच से पढ़ना चाहते हैं, है ना, और वो पढ़ रहे हैं शक्ति बैच से? जल्दी जल्दी बताओ। हमने मासा निकाला और हमने लासा भी निकाला। तो ये क्या बताया, मुझे बताओ, मैंने क्या बताया? मैंने कहा अगर 2 संख्याएं हमको दी गई हो तो मैं उन दोनों संख्या का गुणा करूंगा, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करूंगा, और मासा गुणे लासा करूंगा, यानी महत्तम समापवर्तक निकालूंगा दोनों संख्या का, और लासा भी निकालूंगा। अब एक बच्चा चिल्ला रहा है, कह रहा है इनका मासा 1 होगा। अभी बहुत मार खाओगे, आगे आगे ना बोलो। मासा 1 कैसे हो सकता है? कैसे 1 हो सकता है? ये 2 संख्याएं अगर अभाज्य संख्याएं होंगी तब इनका मासा क्या होगा? 1 होगा। बोलो क्या समझ गए इतनी बात? अगर ये अभाज्य संख्याएं होंगी तो इनका मासा 1 होगा। कैसे, वो मैं सिखाऊंगा ना अभी, क्यों परेशान हो जी। एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिल दिमाग में भर दूंगा। जब 10 महीने बीतेंगे और बोर्ड का पेपर जब तुम्हारी नजरों के सामने होगा, उसका एक एक प्रश्न तुम्हारे दिल और जहन में गूंज रहा होगा। ठीक, चलो देखो, तो हमने क्या कहा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा हो गया बेटा, ये पहला फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब मुझे बताओ, मैं अगर 2 संख्या का गुणा करता हूं तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 2 संख्याओं का गुणनफल, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, नहीं जब प्रश्न आता है ना, ये सब बातें किताबों में नहीं लिखी होती हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्याओं का मासा और उन संख्याओं का लासा। ओ मेरे भाई, ये कौन सी बात बता दी गुरुदेव आपने? यानी 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। क्या हम ये वाला फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं क्या?
बताओ, क्या ये फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा? सर इसका मतलब ये हमारे पास फॉर्मूला नंबर 2, लेकिन ये फॉर्मूला है वही, बस इसके लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बताओ, मस्त एकदम डिटेल में समझ में आ रहा होगा, 1% भी कोई समस्या कहीं पर नहीं हो रही होगी, डिटेल में एकदम समझ में आ रहा होगा कि अगर हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल हमको दिया हो तो मासा गुणे लासा के बराबर होगा, और अगर दो संख्याओं का गुणनफल हमको दिया हो तो सर एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। मस्त। चलो अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं बोलूं कि ये पहली संख्या हमारे पास ए है और दूसरी संख्या बी है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ए गुणे बी बराबर एचसीएफ और गुणे में एलसीएम? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? ये बोर्ड के एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों 1 नंबर का एमसीक्यू पूछा जाता है, एमसीक्यू आता है, इस बात का ध्यान रखना, ये बात याद रखिए, 1 नंबर का एमसीक्यू पूछा जाएगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। लेकिन साथ में आपको कंफ्यूज करने के लिए जानते हो क्या कर देंगे? मैं बताता हूं, ऐसे ब्रैकेटवा के अंदर लिख देंगे ए कॉमा बी और ऐसे ब्रैकेटवा के अंदर लिख देंगे ए कॉमा बी। हमारा बच्चा बहुत कंफ्यूज आ जाता है, वो सोचता है ई कौन सी नई बला बता दी गई है, ये क्या बता दिया गया है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसका अर्थ समझाता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एचसीएफ, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझना क्योंकि ये सब चीजें किताबों में लिखी होती हैं, मैं आपसे पूछूं इसका अर्थ क्या होता है? अगर कहीं पर ये लिखा हुआ मिल जाएगा जो किताबों में लिखा होता है और अपने दोस्त से पूछना जा करके, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहेगा ये क्या है भैया, हमको नहीं पता, इसका अर्थ बताओ जरा क्या होगा। चलिए देखिए, बताइए फटाफट से, टाइप करके मुझे लिख के बताइए, लिख के बताइए। सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, मुझसे गुस्सा है क्या? हाँ मैं तुमसे गुस्सा हूं। अब मुझे इसका अर्थ बता दो कि एचसीएफ ए कॉमा बी का क्या अर्थ होता है, फटाफट से बताओ। एचसीएफ ए कॉमा बी का क्या अर्थ होता है, फिर मैं बताऊंगा कि अगर 3 संख्या हो जाएंगी तो क्या होगा। ठीक, तो एचसीएफ ए कॉमा बी का अर्थ क्या है मैं बताता हूं। इसका अर्थ है कि दो संख्याओं ए व बी का एचसीएफ, ये इसका अर्थ है। एचसीएफ मतलब मासा, महत्तम समापवर्तक। ठीक, अच्छा दूसरी चीज, अब इसी जगह पर मान लो ऐसे लिखा हुआ आ जाए बोर्ड के एग्जाम में, ऐसे आ जाए, ऐसे लिखा हुआ आ जाए, ऐसे आ जाए। अब इसका अर्थ बताओ, अब इसका अर्थ बताओ क्या होगा, देखते हैं बता पाओगे कि नहीं। अगर इसका अर्थ पूछ लिया जाए कि एचसीएफ ए कॉमा बी इक्वल टू 13 का अर्थ, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ए कॉमा बी यानी दो संख्याएं हैं हमारे पास, इन दो संख्याओं का जो मासा है वो 13 है, ये इसका अर्थ हो गया। ठीक, यानी कि दो संख्याओं ए और बी का मासा क्या होगा? 13 होगा, ये इसका अर्थ हो गया। बताइए क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? सर परमेय संख्या निकालना सिखा दो। हमारी क्लास में जो बच्चा आगे आगे भागेगा उसको मैं अभी तुरंत यहाँ पे कंप्यूटर से बाहर निकालूंगा और तुरंत उसको बगल में मुर्गा बना दूंगा। समझ में आई क्या बात? अगर कोई बच्चा आगे आगे भागा तो मैं उसको उधर बगल में साइड में मुर्गा बना दूंगा, जैसे स्कूल में बोलते हैं कि जाओ मुर्गा बन जाओ साइड में, मैं मुर्गा बना दूंगा। क्योंकि भैया अगर तुमको ज्ञानोदय की क्लास में पढ़ना है तो तुमको आगे आगे नहीं भागना भैया, क्योंकि हम तुमको सब कुछ पढ़ाएंगा, सब कुछ पढ़ाएंगा। अगर तुम शक्ति बैच के छात्र हो तुम एक एक कॉन्सेप्ट सीखोगे। नहीं सोचो मैं अभी फटाफट से सारे क्वेश्चन बता के चला जाता, लेकिन पहले मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूं क्योंकि आई नो वेरी वेल कि यू आर वेरी कमजोर बच्चा, है ना? तुम्हारे कॉन्सेप्ट थोड़े कमजोर होती
इसलिए हम तुमको पहले कॉन्सेप्ट सिखाती। और सुनो, अगर तुमने हमारी क्लास में बदतमीजी करी तो हम तुमको मुर्गा बनाती। बोलो, क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आई क्या बात? यानी दो संख्याओं का एचसीएफ 13 होगा। अगर ऐसे ही लिखा हो, यहां पर लिखा हो एचसीएफ, यहां लिखा हो एलसीएम, तो क्या होगा? तो लिखेंगे दो संख्याओं का एलसीएम, यानी कि लासा क्या होगा? लासा 13 होगा। तो ऐसे करके हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम सारी चीजों को बढ़िया से सीख जाएंगे। तो अभी पिछला सवाल पूरा नहीं हुआ था, हमने दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया था। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम इनकी जांच करने जा रहे हैं। पहले एक एक कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझना, हम इनकी जांच करने जा रहे हैं। चलो जांच करो। जांच में हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? दो संख्याओं का गुणनफल। जांच करने जा रहे हैं, देखो कैसे लगा लिखेंगे। तो ये जांच लिख के लाइन छोड़ देना एक एक। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। समझ गए जी? बढ़िया से समझ में आया ना? तो अब हमने कहा दो संख्याएं कौन सी हैं? एक 26 है और दूसरी 91 है। ठीक, मासा कितना निकाला गया है? 13। लासा कितना निकाला गया है? 182, है ना? चलो अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें 26 को गुणा करना है किसके साथ में? तुम्हें 26 को गुणा करना है 91 के साथ में। यानी क्या करोगे? 26 को गुणा करोगे 91 के साथ। मैं समय नहीं व्यर्थ करूंगा, तुम क्योंकि छोटे बच्चे तो हो नहीं अब, है ना? तो सर यहाँ पे आएगा हमारे पास 26 गुणे करने पे 2366 आया। अगर 13 को 182 से गुणा करेंगे, अब कक्षा 2-4 के बच्चे तो हो नहीं कि 13 को 182 से गुणा नहीं कर पाओगे, है ना बच्चों? तो सर यहां हम गुणा करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा? 2366। यानी हमने देखा कि दो संख्याएं जो हमारे पास थी, वो दोनों संख्याएं जब गुणा होती हैं तो उनका आता है अंक 2366, और जब 13 और ये हम लोग एचसीएफ इंटू एलसीएम करते हैं तो भी 2366 आता है। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? बढ़िया एकदम। एक बार फटाफट से बताओ सर, इस मेथड से बोर्ड एग्जाम में लिखने पर क्या पूरा नंबर मिल जाएगा? नहीं, इस मेथड से करोगे तो आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरा नंबर नहीं मिलेगा। अरे एक बात बताओ, का हम पागल हैं का जो हम तुमको ये वाला ऐसा मेथड सिखा रहे हैं? बाबू है, हमारे मच्छर ने काटा है। अरे भैया, अगर हम तुमको ये वाला मेथड सिखा रहे हैं तो तुमको यही वाला मेथड तो बोर्ड के एग्जाम में करना है कि नहीं? इसके अलावा तुम कुछ ना कर पाइयो भैया। समझ गए जी? ऐसे ही करके आना है, अगर इसके अलावा कुछ किया तो नंबर कट जाएगा। समझे? तो अब आज के बाद नो सवाल, इस तरीके का कोई सवाल हमसे नहीं करोगे। आज पहली क्लास से मैं सिखा देता हूं ताकि आप रेगुलर छात्र बन जाओ। चल, क्या इच वाले मेथड से करेंगे तो क्या हमको पूरे नंबर मिलेंगे? अरे लल्ला, हम जो बताएंगे जैसे बताएंगे वैसे ही लिखना है तुमको। मेथड तुमको यही वाला अपनाना है जी, नहीं हम तुमको कान पकड़ के अभी बगल में खड़ा कर देती। बोलो, क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बताएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा सवाल हमारे पास में है 510 और 92। ठीक, दूसरा सवाल है 510 और 92, और तीसरा सवाल है हमारे पास में 336 और 54। तो अब दूसरा सवाल देखते हैं फटाफट, सबसे पहले कौन करता है। और तीसरा वाला हम आपको सवाल जो है वो क्या देंगे? होमवर्क। ये आपको कमेंट करके बताना होगा इसका आंसर, और जब हम अगली क्लास में आएंगे तो इसका आंसर हम आपको बताएंगे। ठीक, चलो जी, अब यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? अच्छा, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूं 510 और 92 का कैसे ये वाला सवाल करोगे ना। यानी दूसरा सवाल है जिसमें क्या लिखा है? 510 और फिर क्या लिखा हुआ है? 92। हमें ये वाला सवाल करना है। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 510 के यानी 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 510 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, गुणनखंड है, गुणनफल नहीं। फिर उसके बाद 92 के भी हम क्या करेंगे? 92 के भी हम क्या करेंगे? अभाज्य। अब कुछ बच्चे बहुत चतुर होते हैं, अच्छे लाइन खींच देते हैं, फिर बोर्ड के एग्जाम में ये 2 नंबर का सवाल होता है, टीचर 1 नंबर दे देता है, आधा दे देता है। ठीक, तो याद रखना, सही से लिखना है कि 92 के अभाज्य गुणनखंड। समझ गए? ऐसे अच्छे से लिखियो। ठीक, यहां पर भी देखो अच्छे से लिखो, गुणनखंड।
तो देखो जरा ध्यान से समझो, तो हमने क्या लिखा 92, किससे कटेगा 2 से, 2 से काटो, 2 चर को 8, 2 छाक 12, फिर 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23, 23 तो एक अभाज्य संख्या होती है। यानी गुरुदेव ये आया हमारे पास 2 गुणे 2 और फिर उसके बाद आया 23। ठीक, क्या यहां तक सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बता दो, क्या यहां तक सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बता दें, बढ़िया से एकदम, वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छे से क्लियर। चलें अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला क्या है सर? 92 हो गया। अरे भैया ये तो नीचे वाले में है ना जी, यहां पर ऐसे कर दो। ठीक, 510, इसको 2 से काटो, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 पंची 10, फिर 2 पंची 10, फिर ये 3 से कटेगा क्या? 5 5 10, 2 12, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 अठे 24, एक बचा, 3 पची 15, है ना जी, बड़ो बढ़िया से समझ में आया। फिर उसके बाद 5 से, सर ये 17 हो गया, ये हो गया। यानी सर अब मुझे क्या निकालना है? एचसीएफ यानी कि मासा निकालना है बच्चों। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या समझ में आ रहा है? 2 2 कॉमन मिल गया कि नहीं मिल गया? और कुछ मिला क्या बताओ? नहीं। तो सर एचसीएफ कितना आ रहा है? सर एचसीएफ आ रहा है हमारे पास 2। क्या यहां तक सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आया? एचसीएफ कितना हो गया? 2। अब इसी तरीके से अगर मान लो हमें क्या निकालना हो? एलसीएम निकालना हो बेटा, लघुत्तम समापवर्तक, तो क्या करेंगे? हमने 2 कॉमन ले लिया, ठीक, फिर उसके बाद जो बच गया वो सारा लिख दो। क्या बचा? 3 5 17, 2 गुणे 23, क्या बचा? 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा, 2 बचा, 23 बचा, और इन सब को आपस में गुणा कर लो। तो पहले देखो जो नॉर्मल गुणा हो सकता है पहले वो गुणा कर लिया करें। मैं आपको तरीका सिखाता हूं। पहले नॉर्मल क्या हो सकता है? 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, गुणा हो गया, बताओ कितना आया? 60 आया, लिख लिया। देखो कितना अच्छा तरीका, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, अब 30 को 17 से गुणा करेंगे, मुझे पता है अभी 510 लिख देंगे पर तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी ना। फिर 30 दूना 60, फिर उसके बाद 60 गुणे में कितना हो गया? फिर उसके बाद 17 बचा और 23 बचा। ठीक, अब हम 60 गुणे 17 करेंगे, है ना, तो 17 पचे 85, 17 छक्का 102 और एक बार 0 और लगा दो, फिर हो गया 23। यानी अब 1000 क्या करना है बेटा? अब हमें 1020 का गुणा करना है किसके साथ? 23 के साथ। कितना आएगा? 23 46, 23 46 0, ये हमारे पास आ रहा है और यही हमारे बच्चे लिख करके भी बता रहे हैं। कृतिका आर्या, भूपेंद्र, अनिल कुमार, प्रिंस, संगम, केतन, वेरी गुड, आदित्य, बहुत अच्छा। तो यहां तक सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आ गया। ठीक बच्चों, 11th और 12th को लेकर के जो आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी जो हमारे पास चीजें थी वो हमने आपके साथ शेयर कर दी, है ना। अब आप एक बार सोच करके देखो हमारे लिए अभी क्या है, अब मैं वो एक वीडियो में आपको बता चुका हूं, है ना। चलो जरा ध्यान से देखो, जांच करते हैं। जांच में क्या, और जो चीजें याद करते हैं तो हमें अभी भी दुख हो जाता है, तो भी हम बहुत फ्री हो करके सब कुछ दिमाग से निकाल करके, भूला कुछ नहीं हूं ना, लेकिन बस यही लगता है कि अ, अभी उस चीज को मैं ना याद करूं तो ज्यादा बेहतर है ना। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं ऑन कैमरा नहीं कह सकता हूं, बताना तो चाहता हूं बच्चों को, लेकिन बच्चों के साथ साथ और लोग भी इस वीडियो को देखते हैं। आपको क्या लगता है कि जो हमने उस दिन लाइव किया वो सिर्फ क्या हमारे बच्चों ने ही देखा होगा, है ना, ऐसा नहीं है ना। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, अब 2 संख्याएं कौन सी आई हैं भैया हमारे पास? 510 और 92, 510 गुणे 92, एचसीएफ 2 आया है और ये आया है 23 46 0, 23 46 0, ये जो आया है इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं, कितना आएगा बताओ?
46, फिर उसके बाद 92 जीरो, है ना। ये गुणा तो तुम लोग करना सीख जानते ही होगे ना। और सर उसके बाद या फिर गुणा भी सिखाना पड़ेगा। 510 गुणे में करना है किसके साथ? 92 के साथ। ये भी कितना आ रहा है? 46, 92 जीरो। ठीक, तो आई होप यहां तक आप सभी को चीजें जो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि हमें प्रश्न कैसे करना है। क्या यहां तक सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आ गया? क्या यहां तक सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सर हमारे घर में लाइट नहीं है। बेटा लाइट की स्पेलिंग LIGHT होता है। अब हमको लगता है कि पहले फिजिक्स पढ़ानी पड़ेगी हमको, है ना। पहले फिजिक्स का चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा, है ना। सर अगर हमको समझ में आ गया है तो क्या हम फ्री फायर खेल सकते हैं? बिल्कुल खेल सकते हो। फ्री फायर आप खेलिएगा, पीछे से फायर हम करेंगे। तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बताएंगे। मस्त एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये सवाल रहा। अब एक बड़ा सवाल आता है बहुत सारे बच्चों के मन में, जो मैं बताता हूं। एक डाउट आता है आपके मन में, है ना, है ना। क्या क्या जांच वाला फॉर्मूला जो हमने पिछले सवाल में बताया है, क्या जांच वाला फॉर्मूला 3 संख्याओं पर लागू होगा? 3 संख्याओं पर लागू होगा। यानी अगर संख्याएं हमारे पास 3 हो तो ना हो। कितनी संख्याएं हो बेटा? हमारे पास 2 संख्याएं हो, 3 हो ही ना, है ना। सॉरी, 2 संख्याएं ना हो बल्कि 3 संख्याएं हो। तो क्या जो ये फॉर्मूला हम पीछे आपको बता करके आए हैं, क्या ये फॉर्मूले लागू होंगे? अगर ए और बी 2 संख्याएं ना हो करके 3 होंगी तो क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा नहीं। नहीं, ठीक, नहीं लागू होगा। क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि वो फॉर्मूला सिर्फ 2 संख्याओं के ऊपर ही आधारित है। वो सिर्फ 2 संख्याओं के ऊपर ही लागू हो सकता है। क्या यहां तक सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आया? वेरी गुड। आकाश पटेल या पाटल जो भी आप हैं, बेटा अगर आप चीजों को समझने का प्रयास करोगे तो कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपके मन में आ रही हो और उसका उत्तर हमारी क्लास में ना मिला हो। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं होंगे जो अभी इस क्लास में पहली बार आए होंगे। उन्होंने पहली बार हमसे पढ़ना शुरू किया होगा। मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोगों को जो मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके दे रहा हूं वो आपको समझ में आ रहे हैं? अगर 10% भी समझ में आ रहा है ना, तो समझ लेना कि बोर्ड एग्जाम तक तुम्हें प्रो बना करके छोड़ दूंगा, है ना। आ गई बात समझ में? अगर आ रहा है तो एक बार जल्दी से बताओ। यस सर, मेरा भी नाम ले लो। ओके भैया, आपका भी नाम ले लिया। मुझे लगता है एक क्लास हफ्ते में हम रखा करें जिसमें हम बढ़िया जब मुंह से नाम बोले फट से नीचे टाइप होके आ जाए। ये नामकरण क्लास। जल्दी बताओ। बढ़िया, मस्त एकदम, वेरी गुड। जिनको 10% भी समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है ना। जिनको 10% भी समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो अब देखो ये सवाल कह रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के आप HCF और LCM ज्ञात करके बताओ। अब यहां पर हमें जांच नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि यहां 3 संख्याएं हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊं, ये वाला सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ये वाला सवाल बोर्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ये 2 सवाल जो मैंने स्क्रीन पे आपको बताए हैं, इनमें से दूसरा वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है और इसका SCF 1 नंबर का MCQ पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए पहले मैं आपको सवाल बताऊंगा और इसके साथ साथ में कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, क्योंकि मेरी क्लास में सवाल से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दूं। ठीक, समझ गए? सर क्या 3 संख्या के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है? कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए हम केवल इसका HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास क्या है? 12। तो हम क्या करेंगे? 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
आ गए? खुश रहो भाई। 15 के अभाज्य गुणनखंड कॉल कर रहे थे क्या? 15 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड, और फिर उसके बाद 21 के अभाज्य गुणनखंड, 21 के अभाज्य गुणनखंड। अभी देखो ना, कुछ चीजें बताऊंगा यहां पर, और वो सारी जो चीजें अभी बताऊंगा, जो कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगा, वो बहुत ज्यादा काम में आएगा। चलो, तो सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12, मैं 12 लिखता हूं, इसको 2 से काटता हूं, 2 छाक 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 कम 3, यानी सर 12 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 2 गुणे में 3। लिख सकता हूं कि नहीं बताओ? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक, अभी मैं एक मेथड और भी बताऊंगा जिसमें सवाल आता है। कॉन्सेप्ट समझो, आपने इस सवाल को कर लिया होगा, लेकिन जितने कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा वो नहीं किए होंगे, अभी सीखोगे। 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 के अभाज्य गुणनखंड। सर 3 गुणे 5। ठीक सर, 21 के अभाज्य गुणनखंड, 3 गुणे 7, 7 त्रिक 21 होता है। ठीक, अभी मुझे क्या ज्ञात करना है? अभी मुझे ज्ञात करना है इसका HCF, यानी कि मासा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? तो HCF में क्या हुआ सर? कॉमन मिला हमको ये 3, यहां से 3 और यहां से 3। ठीक, तो सर हमें 3 जो है वो क्या मिल जाता है? HCF। समझ गए? बहुत अच्छी तरीके से, एक बार फटाफट से बताओ, है ना? मस्त, एकदम समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, अब मुझे क्या ज्ञात करना है? मुझे ज्ञात करना है लासा। अब लासा ज्ञात करने से पहले एक छोटा कॉन्सेप्ट बताता हूं। जैसे मान लो किसी बच्चे के मन में एक सवाल आ जाए कि सर मान लो 3 3 3 कॉमन था, लेकिन सर मान लो यहां पर गुणे में एक बार 5 और होता, तो क्या हम HCF में ये 5 को यहां पर इंक्लूड करते? ये सवाल आया। नहीं, जब तक वो तीनों में कॉमन नहीं होगा हम नहीं लिखेंगे उसको, HCF में नहीं लिखेंगे उसको। समझ गए? HCF में उसको नहीं लिखेंगे जब तक तीनों में वो चीज नहीं होगी। तो ये बात बढ़िया से समझ में आ गई होगी आपको कि ऐसे नहीं लिखना होगा। क्या समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट आज के पहले पता था? जानता हूं नहीं पता होगा, ठीक, या पता भी होगा तो अभी बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स हैं। अब एलसीएम देखो सर, 3 3 और 3 हो गया हमारे पास। अब ये 3 3 3 हो गया, तो सर हमने इस 3 को एक बार लिख दिया, फिर हमारे पास 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 बचा, तो हमने 2 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 5 लिखा और फिर 7 लिखा। अब फिर एक बार मैंने इनको गुणा कर दिया, तो 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 25 60 और 6 सत्ते 42, यानी कि 420। ठीक, अच्छा, तो अभी तुमने एचसीएफ और एलसीएम तो निकाल लिया। अब एक बड़ा सवाल मन में फिर आ रहा होगा, सर अगर यहां गुणे में 5 होता, यहां गुणे में 5 होता, तो क्या मैं 5 ये वाला और ये वाला, यानी क्या मैं ये वाला 5 यहां भी लिखता और ये वाला 5 यहां भी लिखता? नहीं, तब हम इसको भी कॉमन मान करके यहां लिख देते, तो फिर ये 5 यहां नहीं लिखा जाता। इसका मतलब अगर एलसीएम ले रहे हैं और 3 संख्याओं का ले रहे हैं, दोनों में जोड़ा बन गया, प्लीज कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, जोड़े में भी यहां 5 5 कॉमन था, तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे, हम उसको 2 बार नहीं लिखेंगे। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से समझाया मैंने, कुछ कुछ चीजें क्लियर हो रही होंगी। क्या यहां तक सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आया? सर आपकी क्लास कितने बजे होती है? अगर आप ज्ञानोदय ऐप पे पढ़ोगे तो रोज शाम 4 बजे शुरू होगी मंडे से, और अगर आप यूट्यूब पर पढ़ोगे तो रोज शाम 7 बजे होगी, लेकिन 6 तारीख के पहले तक यानी 5 तारीख तक 6 बजे रोज क्लास हुआ करेगी इसी यूट्यूब चैनल पे। आप सभी लोग 6 बजे डेली जुड़े, और अगर आप बैच का हिस्सा बन जाएं, अपने दोस्तों को जोड़ ले क्लास के अंदर, बहुत अच्छी बात होगी। जितनी ज्यादा संख्या में बच्चे हमारी क्लास में आएंगे,
हम उतनी ज्यादा मेहनत करेंगे हम अपने बच्चों के लिए, और ईमानदारी के साथ में बच्चों मेहनत करेंगे। हम आपको दिल से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, जैसे अभी तक हम पिछले 7 सालों से यूट्यूब के ऊपर पढ़ाते हुए आए हैं, 6 सालों से सॉरी, और ऑफलाइन बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। 2015 से हमने ऑफलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। 9th की क्लास कब से होगी? 9th की क्लास मंडे से स्टार्ट हो रही है। ठीक, कल से उसमें सिलेबस बताना स्टार्ट हो जाएगा। बढ़िया, एकदम बहुत अच्छा। यहां तक सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आ गया। ये शक्ति बैच की डेमो क्लास है, हम लोग ऐसे ही पढ़ाएंगे आपको। तो यहां तक बढ़िया से समझ में आया होगा। अब दूसरा जो सवाल है हमारे पास वो है 17, 23 और 29। हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। दूसरा सवाल है हमारे पास 17, 23 और 29। अब मैं छोटा सवाल, ये सवाल करने से पहले मैं आपको एक नोट देता हूं। कितने का सर? बड़ा महंगा नोट है। नोट देखो जरा ध्यान से। अगर हमारी संख्याएं कैसी हो? अभाज्य हो, और उनका अगर हम मासा निकालें, यानी अभाज्य संख्याओं का अगर हम मासा निकालें, तो याद रखना अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव 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 1 होता है। यानी कि अगर 2 संख्याएं हैं और उनका हम मासा निकालना चाहते हैं, वो दोनों संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं हैं बेटा, तो हमेशा याद रखिएगा उनका जो मासा निकलेगा वो 1 निकलेगा। सर, अगर मान लो हमसे एक एमसीक्यू पूछ लिया बोर्ड एग्जाम में कि 2 अभाज्य संख्या पी और क्यू है, इनका मासा क्या होगा, तो इनका मासा हम 1 बताएंगे। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आ गया? अच्छे से, बहुत अच्छे से। चलो, तो सर यहां तक बढ़िया से समझ में आया। दूसरा सवाल जरा गौर से देखो। अगर अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे कितनी भी हो, अभाज्य संख्याओं का अगर आप लासा निकालते हो, अभाज्य संख्याओं का अगर आप लासा निकालते हो, तो याद रखना अभाज्य संख्याओं का लासा सदैव यानी ऑलवेज, ऑलवेज क्या आएगा? उन संख्याओं का गुणनफल होगा, है ना? दी हुई संख्याओं का गुणनफल होगा, दी हुई संख्याओं का गुणनफल होगा। ठीक, बढ़िया समझ में आया। अब इसको उदाहरण में हम समझते हैं। उदाहरण तुम्हारे सामने लिखा है। अब मुझे बताओ, अगर 17, 23 और 29 को देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि 17, 23 और 29 ये कैसी संख्याएं हैं? ये अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं बेटा? ये तो अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो उनके गुणनखंड में वो संख्याएं ही आएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब अगर कोई संख्याएं अभाज्य हैं तो उनका अगर हम मासा निकालने के लिए जाते हैं, यानी कि एचसीएफ निकालने के लिए जाते हैं, तो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहां तक मुझे लगता है बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक, क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? सर 2 समझ में नहीं आया। 2 समझ में नहीं आया मतलब अभी तो दूसरा सवाल हुआ भी नहीं है, तो समझ में क्या आने की बात हो गई बेटा? यहाँ अच्छा ये नहीं समझ में आया। अरे भैया अभी तुम रुकी रहो बिटिया, अभी सब समझाते हैं। अभी तो खाली हमने लिखा है, अभी हमने समझाया कहाँ है। ठीक, यानी अगर कोई संख्याएं हमारी अभाज्य है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के बता रहा हूं, 17, 23 और उसके बाद 29, अगर मैं इनमें देखूं, इनमें देखूं, इनमें देखूं, तो कुछ कॉमन मिलेगा? 1 मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 17, 23 और 29 जो हम देख पा रहे हैं, इनका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, इसके सिवा कुछ नहीं आने वाला। बढ़िया,
बहुत अच्छे से। सर आप मेरा रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, एक बच्चा बोल रहा है, उसकी कमेंट आ रही है ना। और बेटिया दे दिया रिप्लाई आपका, पूछिए क्या पूछना है। किसी को नोट्स चाहिए, कौन लिख रहा है? राज सहानी। कौन पागल लड़की है यार? सर इसको ब्लॉक कर दो, नाक भी इसकी ब्लॉक कर दो, सांस ना ले पाए। या फिर सर इसको ब्लॉक प्रमुख बना दो, बतला रही है ये, है ना? गलत बात है कि नहीं बताओ? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? आपस में बातचीत नहीं करना है। जो बच्चा क्लास में आपस में बातचीत करते हुए नजर आएगा उसको हम क्लास के बाहर मुर्गा बना देंगे, ठीक? जिसको जिसको मुर्गा बनना है वो सारे लोग जल्दी से जो है एक बार क्लास में बातें करना शुरू कर दे, अभी सबको मुर्गा बना देंगे। तो सर ये बात बढ़िया से समझ में आ गई। और साथ में इसका जो एलसीएम होगा यानी लासा जो होगा वो क्या होगा? इन्हीं संख्याओं का गुणनफल कर दो, यानी 17 गुणे 23 गुणे 29, इन तीनों को गुणा कर दो आपस में, बस खत्म, खेल खत्म। तो हमने क्या कहा? 17 गुणे 23 और गुणा करने पे आएगा 391, और फिर उसको गुणा करना है 29 के साथ, गुणा करना है हमें 29 के साथ, तो आएगा हमारे पास 1133 और उसके बाद फिर क्या आएगा 9। तो अब तुम्हें समझ में आ गया दूसरा वाला पॉइंट? दूसरा वाला पॉइंट क्या कहता है? दूसरा वाला पॉइंट कहता है कि अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका जो लासा होगा वो क्या होगा? दी हुई संख्याओं का गुणनफल होगा। यानी जो संख्याएं हमको दी गई होंगी उन्हीं को गुणा कर दो, लासा हो जाएगा। क्या यहां तक सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आया? बढ़िया एकदम। एक बार फटाफट से बता दो। बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सर आप हम लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं? जितनी आप करते हो, आप भी तो मेहनत ही कर रहे हो ना। चलो बढ़िया, बेस्ट। चलो यहां तक समझ में आ गया। इसी के साथ ये आ गया 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। अब इसको फटाफट से करेंगे तीसरे सवाल को। तीसरा सवाल है 8, 9 और 25। तो तीसरा सवाल देखो क्या है। तीसरा सवाल है हमारे पास 8, फिर उसके बाद सर क्या है 9, उसके बाद फिर क्या है सर 25, है ना? तीसरा सवाल है 8, 9 और सर उसके बाद 25। चलो 8 के गुणनफल, 8 को क्या लिखोगे? 8 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लिखना, ठीक? 8 के गुणनखंड, 9 के गुणनखंड और 25 के गुणनखंड। हम सबके क्या निकाल लेते हैं? सबके गुणनखंड निकाल लेते हैं, इसके भी निकाल लेते हैं, इसके भी निकाल लेते हैं। चलो बताओ। तो सर 8 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 आ गया, ठीक? फिर सर 9 के गुणनखंड 3 गुणे 2, है ना? 3 गुणे 3, और सर 25 के 5 गुणे 5। सर इसमें हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो अगर हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो इसका मतलब एचसीएफ 1 होगा, खत्म बात, ठीक? एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इन्हीं संख्याओं, जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा उनका एलसीएम उन संख्याओं को गुणा करने पर होगा। यानी इनका क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 मतलब, ठीक? गुणा करो। सर यहां से आएगा 8, यहां से आएगा 9, यहां से आएगा 25, है ना? समझ गए? 8 9 72 और गुणे में कितना हो गया? 25। अब देखो मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूं। 25 चौको 100 होता है, 25 चौको 100 होता है, यानी 25 को 4 से गुणा करोगे तो 100 आएगा, और 4 को अगर 72 से डिवाइड करोगे, ये थोड़ा मन में कैलकुलेशन करने का एक तरीका बता रहा हूं, ठीक? अगर 4 को, यानी तो सर 72, 18 चौको 72, यानी सर हमारा जो 25 गुणे 72 करने पे आंसर आना चाहिए वो 1800 आना चाहिए, ठीक? तो सर ये आ गया हमारे पास 1800। तो एक तरीका बताया, बाकी आप चाहो तो आप 72 गुणे 25 कर सकते हो, 1800 आएगा। ओके बच्चों, क्या यहां तक तुम लोगों को बढ़िया से समझ में आया? क्या यहां तक सारे बच्चों को बढ़िया से क्लियर हो गया? बेहतर तरीके से? चलो वेरी गुड। सर आपको कौन सी कंट्री पसंद है? मुझे
आज तक अभी उसका आविष्कार नहीं हुआ है। चलो यहां तक बढ़िया से समझ में आया। एक चौथा सवाल देखो जरा क्या लिखा है। चौथा सवाल है कि एचसीएफ 306, 657, 9 दिया गया है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ऐसा हमारे पास सवाल है। तो हम कैसे सवाल करेंगे जरा गौर से देखो। क्या लिखा है, एचसीएफ फिर 306 गुणे 657। यानी अगर हम इस सवाल को ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सवाल में हमें क्या दिया गया है। इस सवाल में हमें दिया गया है एचसीएफ 9। यानी इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा इसका अर्थ क्या होता है, इसका क्या मतलब है। अभी यही चीज मैं आपको पीछे समझा करके आया हूं कि इसका अर्थ होता है कि भैया दो संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ 13 है ना। तो ऐसे ही अगर मैं देखूं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दो संख्याएं हैं, इनका एचसीएफ 9 है। ठीक, क्या यहां तक समझ में आया। ये सवाल जो आपकी नजरों के सामने लिखा हुआ दिख रहा है, ये 2026 बोर्ड एग्जाम में आया था, 2025 बोर्ड एग्जाम में आया था, 2023 बोर्ड एग्जाम में आया था, 22 में आया था, 20 में आया था। यानी ये सवाल अगर हम ध्यान से आपको बताना चाहें तो हम ये बोलेंगे कि ये सवाल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2027 में आ सकता है। यानी जब आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आपको ये सवाल देखने को मिल सकता है। ऐसे सवालों की ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करें, इनका अभ्यास करें। ठीक, एचसीएफ कितना दिया गया है, 9। पहली संख्या कितनी दी गई है, अगर हम पहली संख्या देखें तो सर पहली संख्या हमें दी गई है 306। दूसरी संख्या कितनी दी गई है, दूसरी संख्या कितनी दी गई है, दूसरी संख्या दी गई है हमारे पास 657। ठीक, हमें इसको सॉल्व करना है। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब एक बच्चा इसी क्लास में पीछे बैठा है, सबसे पीछे। हे राजू तुम ही से कह रहे हैं, तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, तुम्हारे मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर हमारे तो स्कूल में, स्कूल नहीं स्कूल हमारे तो स्कूल में सर ये फार्मूला ऐसे बताया गया है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। आप तो मासा गुणे लासा पहले लिख दिए। तराजू देखा है, तराजू ऐसे, इधर चाहे आप किलो बांट रख ले या इधर रख ले, कोई फर्क पड़ता है क्या। वैसे ही बराबर के इस तरफ वाली संख्या उधर लिख दें और इसको इधर लिख दें तो कोनो दिक्कत होती है क्या, नहीं होती है। तो हम इस फॉर्मूले को आगे पीछे कर सकते हैं। बोलो क्या समझ गए, यहां तक सारे बच्चों को बढ़िया से क्लियर हो गया, मस्त एकदम। चलें, यहां तक सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। सर हम लोगों को भूल गए हैं, क्लास 11th की तैयारी प्लीज कराइए। बेटा मैं किसी को भूला नहीं हूं, क्लास 11th में मैथमेटिक्स और इंग्लिश की प्रॉपर क्लासेस चलेंगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। सर एचसीएफ 9 आया, एलसीएम हमें पता नहीं है। पहली संख्या हमारे पास 306 है, दूसरी 657। ठीक, एलसीएम को इधर लिखा रहने दो। अब ये 9 इसके साथ गुणे में है और जो गुणे में होता है वो भाग में जाता है। इसका मतलब 306 बटे में 657 और सर ये जो 9 है वो नीचे चला जाएगा। अभी से तैयारी मजबूत करिए वरना बोर्ड एग्जाम के टाइम में दिक्कत होगी। ठीक, अब मैं बताता हूं कि ये 100% जो 9 है वो इनको काट रहा होगा। चलिए 9 एकम 9, 9 सत्ते 63 और 2 बचा 9 त्रिक 27। यानी हमें ये बात बढ़िया से समझ में आ गई कि 306 गुणे में 73, 306 गुणे 73 करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने 306 को गुणा कर दिया किसके साथ, 73 के साथ। 22 33 8 आया, क्या आया, 22 33 और 8। यानी अगर एलसीएम निकालने की बात करें तो सर एलसीएम हमारे पास क्या आया, 22 33 8 आया। और मुझे लगता है हमारे बच्चों को ये बात बढ़िया से समझ में आ रही होगी। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर क्या इनको नोट करना है,
मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारा बोर्ड का पेपर होगा, तो वहाँ पर तुम हमको फ़ोन करके पूछोगे, सर सवाल करना है कि ऐसे ही नंबर मिल जाएँगे? अरे भैया, जब तक नोट नहीं करोगे तब तक गणित कहाँ से समझ में आएगी? हैं? क्या यहाँ तक सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आ गया? बहुत अच्छे से? बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बेहतर तरीके से, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, बहुत अच्छे से। ठीक, तो यहां तक मुझे लगता है सारी चीजें हमारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आ रही होंगी, है ना? बढ़िया से आपको समझ में आ रही होंगी। अब हमारे पास एक ये 5वां सवाल है। क्या लिखा है देखो, लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ऐसा करके लिखा हुआ है। तो मेरी बात को जरा गौर से समझने की कोशिश करिएगा। आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे आप सभी को, कल हम इसके आगे आएंगे और हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे, यानी इसका पार्ट 2 आएगा। क्या आएगा? इसका पार्ट 2 आएगा। हम कल ही ये वाली क्लास करेंगे, यानी और वो क्लास भी आप लोगों के लिए फ्री वाली क्लास ही होगी। ठीक, तो कल भी फ्री क्लास होगी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो भी बच्चे इस क्लास में मौजूद हैं वो सारे बच्चे अपने प्यारे दोस्तों को ये बात बताने का प्रयास करें कि यूपी के बच्चों को सबसे ज्यादा जो बैच पढ़ाता है वो है शक्ति बैच। ये शक्ति बैच उन सारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो कक्षा 10 की तैयारी करना चाहते हैं और वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या किसी दूसरे बोर्ड से हैं, लेकिन उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, देन आप अच्छे से कवर कर सकते हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस शक्ति बैच में अभी ऑफर चल रहा है। इस शक्ति बैच को आप 5 अप्रैल तक इसी प्राइस में पा सकते हैं, और जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना? इस शक्ति बैच के अंदर हर सब्जेक्ट की आपको तैयारी कराई जाएगी। ये दोस्तों को बताइए आप अपने, या अगर आपने भी अभी तक शक्ति बैच को नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी आप कर लीजिए। ठीक, 1999 इस बैच का 1999 इस बैच का प्राइस है, जिसके अंदर आपको हर चीज मिलेगी। एक बार ये फीस आपको देनी होगी पूरे साल में बस, इसके अलावा एक भी पैसा हम आपसे बीच में नहीं लेंगे बच्चों। अंतिम बैच आएगा वो भी आपको फ्री दिया जाएगा, जो कि हमारा अक्टूबर में आता है, नवंबर में उसकी क्लासेस होती है और रिवीजन होता है, वो भी मिलेगा इसमें। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जब हम फोन लगाते हैं तो लगता नहीं है, नहीं लगता है। आप व्हाट्सएप के ऊपर ज्वाइन 10 लिख दीजिए, आपको हमारी टीम खुद ही कॉल कर लेगी। ठीक, ये कॉल लगता है सुबह 10 से शाम 5 के बीच, आप कॉल करोगे जरूर लगेगा। ठीक, समझ में आ रही बात? दूसरी चीज, इस बैच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, अभी पिछले वर्ष का रिजल्ट आया था, जब अभी इस वर्ष का रिजल्ट आना बाकी है, जब पिछले वर्ष का रिजल्ट आया था पूरे स्टेट में 2nd रैंक, 3rd रैंक, 6th रैंक, 6th रैंक, 7th रैंक, 8th रैंक, 9th, 10th, टोटल टॉप 10 में 33 बच्चे लगभग ज्ञानोदय से पढ़ने वाले ही थे, कि एक एक रैंक पे कई बच्चे भी थे, है ना? तो आप सभी को मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोगों में से कोई बच्चा ऐसा है जो कक्षा 10 की तैयारी करना चाहता है, वो शक्ति बैच से पढ़ना चाहता है, तो उसको जरूर आप लोग उसको शक्ति बैच में जुड़ने के लिए बोलिए, और उसके बाद बैच में कैसे पढ़ाई होती है वो भी बताइए। इससे फायदा क्या होगा, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा आप लोगों को और अच्छे से चीजें मिलेंगी, है ना? बहुत अच्छी बात है सर। मैं बैच पर ज्वाइन 10 लिखता हूं, कोई रिप्लाई नहीं आता। बेटा बैच पर नहीं, व्हाट्सएप पर लिखना है, हमें ये जो नंबर है उस पर लिखना है ना? और अगर आप ज्वाइन 10 वही बच्चे लिखे जिनको बैच लेना है, जो ले चुके हैं उन्हें नहीं लिखना है ना सर? अगर मान लो मैं बाद में पढ़ूं और मुझे कोई डाउट आया तो देखो, डाउट आप लाइव क्लास में कवर कर सकते हो। अगर बाद में आप हैं तो डाउट आप अपने ऐप के थ्रू क्लियर कर सकते हैं वहां पर, है ना सर? क्या मॉर्निंग में भी क्लास होती है? जब हम लोग विंटर में पढ़ते हैं, जब आपका स्कूल का टाइम नहीं होता है ना, तब हम लोग मॉर्निंग में क्लास करते हैं।
बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी सारी बातें। जो भी चीज़ें हमने आप सभी को बताई हैं, वो बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अब सारे बच्चों से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ज़रा-सा भी घबराना नहीं है। जैसे-जैसे हम सभी लोग हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं, वैसे-वैसे करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे और हाँ, इस कोड का यूज़ कर लीजिएगा तो आपको 200 का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 2199 की फीस है और 1999 हो जाएगी, ठीक? आपको सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करना है, यानी इंस्टॉल करना है, फिर लॉगिन पे क्लिक करना है, फिर पेड कोर्स पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद बाय नाउ पे क्लिक करना है। वहाँ पे कूपन अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, वो कर लीजिएगा और फिर उसके बाद आपको पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे क्यूआर कोड आएगा, उसको किसी दूसरे से स्कैन करा दोगे, आपका बैच खुल जाएगा। आपको दोबारा एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं होगी। इसी को इस क्यूआर को स्कैन करने के बाद आपका बैच ओपन हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये वाला नहीं स्कैन करना है, बहुत ध्यान से सुन लो, ये नहीं स्कैन करना है बेटा। जो तुम्हारे फोन में दिखेगा ना तुम्हें, वो स्कैन करना है। कैसे दिखेगा? जब ये सारी प्रोसेस करोगे तो, ठीक। बाकी कोई दिक्कत है, आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, सर क्या ये पेमेंट हमें बस एक ही बार करना है? यस, ये पूरे साल भर की फीस है, ठीक। अच्छा, सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, बैच को सेलेक्ट करना है और बाय नाउ पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप स्कैन क्यूआर पे कर सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूं आपके पास हो सकता है गूगल पे, फोन पे उसी फोन में ना हो। अगर उसी फोन में है तो फिर पे ऑनलाइन पे कर सकते हो, किसी भी ऐप से पेमेंट कर सकते हो, किसी भी ऐप से। स्कैन क्यूआर पे जैसे क्लिक करेंगे, स्कैन क्यूआर पे क्लिक करेंगे, फिर क्यूआर आएगा एक, बस स्कैन किया, पेमेंट हो जाएगा और आपका ऐप खुल जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताना कि पार्ट 2 के लिए कौन कौन एक्साइटेड है। पार्ट 2 के लिए कौन कौन एक्साइटेड है। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताना कि हाँ जी सर, हम इसके पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड हैं। बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। जो बच्चे बैच से जुड़े हैं उनको इसका पीडीएफ ऐप के ऊपर मिल जाएगा। जो बच्चे यूट्यूब पे हैं तो वो इसको क्लास से ही अपना नोट बना लेंगे। बहुत अच्छी बात है सर, मैंने 2-3 दोस्तों को इसमें जोड़ा है, बहुत अच्छी बात है। सर आई एम शाश्वत द्विवेदी, चिराग बैच वाले। ओके, हाय शाश्वत। सर क्या स्कूल में कल छुट्टी है? बेटा अब स्कूल का स्कूल में ही पता हो सकता है ना? चलो, बहुत अच्छा है। बाकी जो कक्षा 11 के बच्चे इस क्लास में आकर के कमेंट्स कर रहे हैं, मैंने उनको जो भी चीज़ें हैं बेटा बताई हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। लेकिन हम आपको अभी किसी उम्मीद में नहीं रखना चाहते हैं ना, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं उनको आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने का प्रयास करें, है ना? चलो, तो अभी हम इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच। सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी है, क्लास में आपको क्या मजा आया, आपने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं या नहीं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में। कल इसका पार्ट 2 कर लेंगे बच्चों, ठीक। कल इसका पार्ट 2 कर लेंगे, ताकि हम ये चाहते हैं कि ये पूरा चैप्टर आपको फ्री में पढ़ने को मिले। फिर हम अगले चैप्टर से बैच के ऊपर पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।